तो इस पूरे रीजन के जो बड़े मिलिट्री माइंड्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी करते हैं, उनके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। तो प्रवीण साहब नो डाउट उनमें बड़े माइंड्स में से एक माइंड है। प्रवीण साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और प्रवीण साहब फोर्स मैगजीन इंडिया के एडिटर भी हैं। पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। जनरल साहब फॉर्मर इंटरिम डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और स्ट्रेटजी और मिलिट्री के मामलात के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। जनरल साहब, आपने भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने प्रोग्राम के लिए खसूसी तौर पर वक्त निकाला। जी आगाज में जनरल साहब आपकी इजाजत से प्रवीण साहब से करना चाहूंगा। प्रवीण साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहली चीज तो चूंकि जंग डिस्कस होती है मुसलसल, और पाकिस्तान और भारत तो खैर जब भी डिस्कस हो, इवन हमारे क्रिकेट मैचेस भी इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि जिस तरह पता नहीं खेल के मैदान में भी कोई फौजी निकल जाएंगे और वहां पर बल्ला और गेंद नहीं चलेगी, वहां पर भी बारूद चलेगा और गोलियां चलेंगी। पहले तो अगर दोनों ममालिक की कुछ जंग होती है आपस में, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत की कोई जंग हो और उसमें कोई एक मुल्क जीत जाए जंग? आ, अब की जो हालात है, द प्रेजेंट सिचुएशन, उसके हिसाब से आई बिलीव, और इसका मैंने थोड़ा जिक्र भी किया है अपनी किताब में द लास्ट वॉर, पर मैंने इस मुद्दे पे काफ़ी सोचा है और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, और आई हैव आर्गुमेंट्स फॉर दैट कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज ये वॉर जो होगी वो अट्रिशन वॉर होगी। हम दोनों मुल्क जो है, हमारी आर्मीज अभी भी एट्रिशन वॉर में ही, एक बहुत पुराना वॉर कॉन्सेप्ट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, उसी में ही अभी हम फंसे हुए हैं। वी हैव सिमिलर वॉर कॉन्सेप्ट, और मेरे हिसाब से एट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर, जहाँ पे की कैंपेन तय होती है, पाकिस्तान मिलिट्री विल डू बेटर, क्योंकि उसको काफ़ी पीएलए सपोर्ट होगी, बहुत एरियाज में सपोर्ट होगी। तो मेरी समझ ये है कि एक वो कैंपेन नहीं होगी जहाँ पर कि थोड़ा ऊपर नीचे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, थोड़ी ज़्यादा गहराई में हो सकती है कैंपेन, और पाकिस्तान is likely to do much better at the campaign level with PLA support. ये मेरी सोच है। चलो सर, सेम क्वेश्चन आपसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है स्वामी साहब ने। बात यह है कि आजकल जंगों की नौयत भी चेंज हो गई है इसमें। वो तो ठीक कह रहे हैं कि हम तो वो पुरानी जंगें ही लड़ेंगे शायद, लेकिन अब बहुत अवेयरनेस आ गई है दोनों फौजों में मेरे अपने ख्याल में, और फौजों में भी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी। एक तो ये समझ, मेरा ख्याल अभी बातें समझ में आने लगी हैं कि जो टारगेट होता है किसी भी जंग में वो अपोजिंग माइंड सेट होता है। अगर आप ज़हनी तौर पे अपने मद्दे मुकाबिल को हरा दें तो आप ये समझें कि वो चाहे आपके पास नहीं भी आया इलाका, या तो आप वो जंग जीत सकते हैं, क्योंकि असल में तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना। किसी भी जंग का मकसद तो ये होता है कि आपने जब अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, जो भी आपके झगड़े हैं मसाइल हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, उन पर घुटने टेक दे कोई दूसरी साइड जो है, तो वो मैं तो आजकल के दौर में मेरा ख्याल है कि इस्तेमाल होते हैं हाइब्रिड वॉर के ज़िमन में, इकोनॉमिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और फिर स्वामी साहब बहुत बातचीत करते रहते हैं ये जो आजकल टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वॉरफेयर है, वो चलती है। तो एक तो ये कि मैं इनकी ये बात मानता हूँ कि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा दोनों साइडों से। फिर आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियर पावर्स हैं दोनों, तो वो जो जो इसकी कैनेटिक साइड है उसकी एक हद है जहाँ तक वो जा सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि सिर्फ कोई शैलो मनूवर ही हो सकती है, छोटा मोटा कोई आगे पीछे काम हो सकता है। तो ज़्यादातर जो जंग चलेगी मेरे ख्याल में वो हाइब्रिड एरिया में चलेगी। और अगर बहुत आप इसको एस्केलेट कर दें तो वो जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, एक दूसरे के इलाके में किसी को सपोर्ट करना, इंसरेक्शन को सपोर्ट करना, कोई ऐसी तहरीक चल रही हो जो कलीदगी पसंदी हो उसको सपोर्ट करना, कोई अगर कोई ऐसा प्रोविंस हो, कोई ऐसे लोग हों जिनके दिल में कोई शिकायत है सेंटर के मुताबिक, उनको सपोर्ट करना। तो इस किस्म की तोड़ फोड़ अंदरूनी जो है उसके इम्कानात ज़्यादा हैं। उन इन लाइनों पे दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ नंबर आज़मा रहेंगे, अपने ज़ोर बाजू इस्तेमाल करते रहेंगे।
लेकिन आपके अगले सवालों में ये बात होनी चाहिए कि क्या जो हमारे मसाइल है वो सिर्फ जंगी से हल हो सकते हैं या और भी कोई तरीक़ेकार। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसकी तरफ जाऊंगा। पहले क्यों उससे पहले ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फायदा किसको हुआ है सर जंग का। प्रवीण साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुसलसल एक टेंशन का माहौल है, जिसमें कमी किसी तरह आ नहीं पा रही, ना कोई साइड मतलब डायलॉग के लिए आत्मी तौर पर तैयार है, कंडीशंस ऐसी हैं कि जिसको मेट करना शायद इम्पॉसिबल है, ब्लेम गेम इतना है, मतलब दोनों साइड्स के पास ऐसे एक्सक्यूजेस है जो अपने अपने ग्राउंड्स पर शायद जेन्युइन भी है, जिनको वो बुनियाद बनाकर एक दूसरे से इवन बात करने को तैयार नहीं है। तो इस सारे माहौल में एक तो टेंशन कैसे डिक्रीज हो सकती है, सेकेंडली इस माहौल का फायदा किसको है और नुकसान किसको है। देखिए, ऐसा है कि टेंशन्स तो डिक्रीज नहीं होंगी, पहली बात, एटलीस्ट टिल 2024, जब तक हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते टेंशन रहेंगी। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा साउथ एशिया में, और उसका रीज़न ये है, कारण ये है कि इंडिया और भूटान को छोड़ के बाकी सारे जो मुल्क हैं साउथ एशिया के, वो BRI के साथ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। वो चीन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत है। उसकी अगर चीन की इन्वॉल्वमेंट है तो अगली बात हमें ये समझनी है कि चीन क्या कर रहा है। चीन कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। चीन रशिया के साथ एक पूरा, जिसे जो शी जिनपिंग ने कहा था दैट वी आर पार्ट ऑफ द बिग चेंजेस इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी में कोई बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और वो बड़े चेंजेस क्या हो रहे हैं? वो ये हो रहे हैं कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है और साउथ एशिया उसका एक पिवट होगा इंडियन ओशन रीजन में, जैसे कि आसियान दूसरा पिवट होगा वेस्टर्न पैसिफिक में। अब जहाँ तक साउथ एशिया का ताल्लुक है, SCO जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिलीव करता है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी और ब्लॉक सिक्योरिटी एक दो अलग चीज़ें होती है। ब्लॉक सिक्योरिटी वो है जो कि अमेरिकन्स करते हैं और जिसको वो बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिटरेंस, विच इज़ ऑल अबाउट मिलिट्री पावर। जो चाइना और जो रशिया कर रहे हैं दोनों मिलके, कहने का मतलब ये है कि चाइना चाहता है कि शांति रहे, चाइना चाहता है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो, चाइना चाहता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हों। यही कारण है जब जनरल बाजवा मिले थे शी जिनपिंग को, जब वो चीफ थे, तो शी जिनपिंग ने उनको बताया था कि देखिए, हम इतने साल हमने इंतज़ार करा हांगकांग के आने के लिए, तो जंग से कुछ हासिल नहीं होगा और आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा कनेक्टिविटी के ऊपर और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर। और यही कारण है कि आपकी जो सरकार थी उस समय, जिसमें बाजवा साहब भी थे एक हिस्सा और इमरान खान साहब की सरकार थी, उन्होंने पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी निकाली थी। उसके बाद फिर जैसे अभी लोगी साहब जिक्र कर रहे थे, तो एक हिंट दे रहे थे, वो अभी आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, पर अब मैं आ गई थी, अब मैं देख रहा हूँ कि फिर से एक कोर्स करेक्शन हुआ है। और कोर्स करेक्शन जो है वो जनरल मुनीर साहब कर रहे हैं। अभी वो अपने जो दौरा, उनका चीन का दौरा हुआ था, उसमें वो PNA के जो आर्मी जो चीफ थे उनको मिले, आर्मी चीफ को, एक जो फर्स्ट रैंकिंग वाइस चेयरमैन है से मुलाकात हुई है। इसका मतलब एक मिलिट्री सपोर्ट का भी इशू है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दिया कि एट द ऑपरेशनल लेवल थिंग्स विल बी फेवरेबल फॉर द पाकिस्तान आर्मी। अब सवाल ये है कि क्या जंग करनी चाहिए? उसका जवाब इस साफ जंग से हासिल हो भी सकता है प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में, ये मेरी सोच है, पर वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी, देखिए, हिंदुस्तान और चीन की जो जंग है जिसकी कई लोग बात करते रहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान और इंडिया एंड चाइना का जो सवाल है, द रूट फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान।
and the route for war also between India and China goes through Pakistan. आप इस बात को थोड़ा सा इस पे आप वो करें, थोड़ा फोकस करें मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात है, जंग जो है, जंग इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू एट ऑल। बट होता क्या है कि अगर आपको स्टेटस को तोड़ना है, अगर आप चाहते हो कि एससीओ ठीक तरह काम करे, जो हमारा साथ था वो 2014 से कामयाब नहीं हुआ। वो इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन ही ठीक नहीं है, तो वो उसके बाद वो बंद ही हो गया। अब इट इज ओवर नाउ। तो अभी एक नई चीज आ गई है, एससीओ आया है, ब्रिक्स आया है। ब्रिक्स है वो बेसिकली इकोनॉमिक फोरम बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको पहले बड़ी पिक्चर देखनी है। जंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ वेयर थिंग्स आर नॉट चेंजिंग और विल दे हार्म द बिग पिक्चर। दैट इज वेयर द वॉर कम्स इन। क्या वो बड़ी पिक्चर का नुकसान कर रहे हैं? Then the war comes in. Otherwise, war by itself means nothing. बिल्कुल। चैनल साहब आप क्या समझते हैं? एक तो जी वो मैंने प्रवीण साहब से भी सवाल जी किया। आपका सवाल बेसिकली ये था ना कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या उससे और फिर कैसे इसका हल क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब ऐसे मुल्क जंग करते हैं तो फायदा होता है उन मुल्कों को जो अपना वेपन बेचते हैं, और नुकसान होता है उन मुल्कों को जो लड़ रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस के फ़ायदा होगा अमेरिका को, फ़ायदा होगा कोई वेस्ट को, फ़ायदा होगा चीन को, फ़ायदा होगा अगर वो कनेक्टेड ना हो स्ट्रेटजिकली जो हम बात ये कर रहे हैं। और फिर ये कि नुकसान हमें होगा, हिंदुस्तान को होगा, पाकिस्तान को होगा। अब इसका तरीकाकार आगे बढ़ने का मेरी नज़र में ये है कि देखें, ये कि एक बात तो पक्की है, वो जैसे शायर ने कहा था कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। इफ़ यू डू नॉट टॉक तो हाउ कैन यू से एनीथिंग टू ईच अदर। कि अगर मैं चाहे मैंने गुस्से का इजहार करना हो स्वामी साहब से, बट आई हैव टू टॉक टू हिम, और मैं उसका इजहार करूंगा, फिर ठीक है आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होगा जैसे भी होगा। तो जब हम बात नहीं करते और बात करने की शराइत हमने रखी हुई है जो कि हो सकता है दुरुस्त हो, चूंकि आज हमने स्पेसिफिक उसमें नहीं जाना लेकिन हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जब पाकिस्तान कहता है कि ये काम आप कर ले तो हम बात करते हैं, और वो काम कोई बहुत बड़ा नहीं है जो पाकिस्तान डिमांड करता है, और इंडिया भी डिमांड करता है कि आप ये काम कर ले तो हम बात करते हैं, वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम एक दूसरे को एश्योरेंस दे सकते हैं कि ठीक है, जिस इलाके में हम कहते हैं जुल्म सितम बंद करें वो बात कर सकते हैं, जो वो ये कहते हैं कि आप टेररिज्म को रोकें तो हम उसके उनको गारंटी दे सकते हैं। उसके बाद बात करें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ताकि पॉलिटिकल ईज हो ज़रा माहौल में। जब तक टेंशन रहेगी माहौल में ये कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अब हमने देख लिया है कि जैसे कि ग्लोबल लेवल के ऊपर थोड़ा चेंजेस आ रही हैं, तो एक टेंशन ऊपर बड़े लेवल पर है, और बहुत ही मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा, हक में होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हक में कि वो इन बड़ों की लड़ाई में ना पड़े। मतलब ये है कि अगर अमेरिका, चीन, रूस आपस में किसी भी बात पे लड़ रहे हैं और हम किसी का ऐसा हरीफ बन जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए कि वो हमें मजबूर करे कि भी चूंकि हमारी लड़ाई है बी के साथ और आप आप भी बी के साथ लड़ाई करें या आप हमारा साथ दें, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपने नोट किया होगा खासकर हिंदुस्तान की लीडरशिप को, ये मैं कहता हूँ हमेशा उन्होंने एक इंडिपेंडेंट वो रखा है, उनको ये एडवांटेज भी जाता है, और मैं करता हूँ उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि उन्होंने थ्रू आउट कोल्ड वॉर में भी आपने देखा होगा कि अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा है इस मामले से। वो कि थोड़ा सा झुकाव था उनका यूएसएसआर की तरफ, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं खुबे कि बिल्कुल ही उनके हर काम। अभी भी ऐसे है कि आपने देखा बावजूद इसके कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को खड़ा किया हुआ है चीन के खिलाफ, या कम से कम उनको सपोर्ट करता है अगेंस्ट चाइना, लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड है इंडिया की, जो अपने बातचीत करते हैं, जो छोटी सी स्कर्मिश हुई है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो दे आर नॉट टोइंग दी लाइन ऑफ सुपर पावर। हमें हमें भी किसी हद तक काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि वो दोनों पावर्स हमसे नाराज हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा छोटा मुल्क है। वो समझते हैं कि जब हम इनको हुक्म दें तो इनको फौरी तौर पे हमारा हुक्म मानना चाहिए। तो चूंकि इस वक्त हुक्म हम नहीं मान रहे, तो इसलिए हम अंडर प्रेशर भी हैं। और तो ये इस किस्म के पुल सरात के ऊपर चलना, ऐसा बैलेंस क्रिएट करना जिसमें हम अपना इंटरेस्ट देखें, अपने लोगों का इंटरेस्ट देखें, आपस में बातचीत करें, अपना ये शो करें दुनिया को कि इतनी हमारे अंदर अक्ल है कि हम अपने मसले हल कर सकते हैं,
क्योंकि ये 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है जो इस रीजन में रहते हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा है जो यहाँ पर रह रहा है। और अगर हम और ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं, आप देखें कि हमारे लोग, हमारे खित्ते के लोग जाके लीड कर रहे हैं, कहीं के वजीर आजम बने हुए हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटी के एक्सपर्ट, हमारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट, इंडिया के भी, पाकिस्तान के भी। तो इसका मतलब ये है कि वी आर एन इंटेलिजेंट रेस। तो इंटेलिजेंट रेस का जो लिटमस टेस्ट होता है वो ये होता है कि क्या वो अपने मसाइल हल कर सकते हैं। एनी रेस, any individual that cannot resolve his or their problems, उनकी इंटेलिजेंस को क्या करना। तो हमें चाहिए कि आपस में बातचीत करें, तालीम को बढ़ाएं, अपने मसले हल के जो बेयर मिनिमम टॉक करने की कंडीशंस हैं वो भी मान लें, हम भी मान लें, इसको आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से तो चल सकता है। अदरवाइज अगर ऐसे ही दूर दूर बैठे रहे और लोगों की बातों में आते रहे, हमें वो फलाना मुल्क बताता रहे कि ये देखो ये तुम्हारे साथ कर रहे हैं, और इधर से आती रहे बीबीसी कभी बताए, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका बताए कि वो ये हो रहा है और ये हो रहा है, तो फिर तो वही ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे हो। मेरा अपना ख्याल ये है कि इतने अवेयर लोग मौजूद हैं दोनों मुल्कों में, और वो उनके पॉलिटी में भी हैं, और वो उनकी मिलिट्री में भी हैं, वो उनकी इकॉनमी में भी हैं, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, और हर जगह कम्युनिटी थिंकर्स मौजूद हैं। उनको पता है कि दो न्यूक्लियर पावर्स की जंग जो है नहायत खतरनाक हो सकती है, ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए, क्योंकि वो कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट नहीं उसका होता। फिर दूसरी बात ये है कि हमने देख भी लिया कि जंगें जो है वो क्या हासिल करती है। तो ठीक है, हम अपनी अपनी फौजों को रखें, अलर्ट रखें, कायम रखें, एक डिटरेंस का रखें, लेकिन उसके बाद डिटरेंस जब कायम हो जाती है तो उसके बाद बातचीत ही करनी होती है, और बातचीत के लिए माहौल बनाना होता है। तो बस ये मेरा ख्याल है कि इसके इम्कानात मौजूद हैं, बशर्ते कि सही लोगों के पास ही आ जाए। वो जो कह रहे हैं परवीन साहब से, कह रहे हैं कि अगर दोनों साइडों की या किसी एक साइड की पॉलिटिकल हेड या पॉलिटिकल पार्टी ये समझें कि दूसरे की दुश्मनी में हम वोट ज़्यादा ले सकते हैं अपने लोगों के, तो इसका ये मतलब है वहाँ पर ख्वानदगी का प्रॉब्लम है, वहाँ पर इल्म का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन की तरफ हमें भी तवज्जो देनी चाहिए, इंडिया को भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जब हम सोचेंगे, समझेंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो शायद इसमें फ़ायदा होगा आगे बढ़ने का। बिल्कुल ठीक। प्रवीण साहब, जैसे जनरल साहब बात कर रही कि बड़ों की लड़ाई में हम लोगों को फरीक नहीं बनना चाहिए, एक तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी क्या राय है? दूसरा, ये जनरल साहब ने जो जिक्र किया कि डिटरेंस के बाद अल्टीमेटली बातचीत फिर भी करनी पड़ेगी, तो जनरल साहब ने तो बता दिया कि बातचीत का माहौल कैसे बन सकता है। आपके नज़दीक बातचीत का माहौल कैसे बने? देखिए, ये अभी क्या हो रहा है कि पहले लेट्स सी द बिग पिक्चर बिफोर आई आंसर दीज क्वेश्चंस, कि क्या हो रहा है कि हम किसी नई कोल्ड वॉर में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि दो बड़े मुल्क हैं जो compete कर रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड फ्रेगमेंट हो गई है, हिस्सों में बदल गई है, एक हिस्सा वहाँ जा रहा है, एक हिस्सा यहाँ। इशू टेक्नोलॉजी का है जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर प्रॉस्पेरिटी होगी, इसका मतलब दो अलग टेक्निकल स्ट्रीम्स बनेंगी। मैं बात कर रहा हूँ अगले 5, 6, 7, 10 साल में होने वाला है। उसमें क्या होता है कि आपको तय करना है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान के पास CPEC है, तो वो तय करना है कि क्योंकि और कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं आफ्टर दिस पीस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, बन रहे हैं, बहुत पैसा वहाँ लग रहा है, लैंड कॉरिडोर। तो हम वहाँ कहाँ आते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टनरशिप तो चाइना के साथ है, अब वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी, हो जानी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए है, लंबा वो है, तो उसको तो ये कहना कि हम उनकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे या पड़ेंगे, लड़ाई तो वो भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, ये पहली बार है, ये हम पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में देखेंगे, जहाँ वो एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं और बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ BRI, विच इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। वो क्या कह रहे हैं? BRI जो है, दैट इज अबाउट कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी।
ये है उनका। सो इट इज नॉट अबाउट मिलिट्री पावर जो कि अमेरिकन कह रहे हैं, पर ये है कि अगर हमको 5G चाहिए तो मतलब हम जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डिजिटल चाहिए, तो हमें किसी एक जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक इज अ रॉन्ग वर्ड, बट जो एक बड़ी ताकत है जो कि स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो हमको उनके साथ चलना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द होल थिंग। तो रियली वी हैव टू डिसाइड कि हम यहाँ पर आएंगे कि वहाँ आएंगे, क्योंकि हमारी 5G कहाँ से आएगी, हमारे डेटा सेंटर्स कहाँ से आएंगे, वो अमेरिका लाएगा, ये लाएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट है वो वहाँ से आएगा, ये वहाँ से आएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको तय करनी पड़ेंगी। जब हम ये चीज़ें तय करते हैं, उसके साथ साथ हर मुल्क की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अजरबैजान आर्मीनिया है, अब इनकी दोनों की बहुत पुरानी जो है लड़ाई चलती है, पर अब दोनों ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है SCO की। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 साल के बाद चाइना की हेल्प से वो दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो कि आज तक नहीं सॉर्ट आउट हो पाई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी क्या है कि इंडिया की प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है, इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी है। ये एक बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो इसके अंदर चीन भी सोचेगा ज़्यादा पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना के लिए SCO बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अगर बार बार इंडिया कहेगा कि साहब हम नहीं आपके साथ चलने को तैयार है, हम दूसरे के लोगों के साथ चलने को तैयार है, तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो उसमें फिर पाकिस्तान भी आ जाता है विली नीली। तो ये पहली बात हो गई। तो ये नहीं कि हम लड़ाई करना चाहते हैं, बट जिस तरफ दुनिया जा रही है तो आपको कॉमन प्रॉस्पेरिटी के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। पहली बात है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट इज इंडिविजिबल। दूसरी बात, अब डिटरेंस। अब डिटरेंस तो ऐसा है ना कि आप कौन तय करेगा डिटरेंस। हिंदुस्तान का जो था सोच थी हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमारी डिटरेंस है, ये सोच थी। पर हुआ क्या, हुआ ये कि अप्रैल 2020 में चीनी आ गए, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, और हमारी आगे जमीन पे बैठ गए। इसका मतलब उनको उनको दे डिसरिगार्डेड आवर डिटरेंस कंप्लीटली, न्यूक्लियर डिटरेंस किया ना उन्होंने, पूरा डिसरिगार्ड, आके बैठ गए वो। सो डिटरेंस इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ शायद हमें ये भी सोचना है, हम क्या न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि अभी जो डिटरेंस की कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड हो गया है, उसमें साइबर आ गया है, उसमें काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज आ गई है, ये सब डिटरेंस है। और इसके अंदर कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, साइबर के अंदर काउंटर स्पेस कैपेबिलिटी में कोई एट्रीब्यूशन नहीं है, एंड इट इज डूएबल। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट डूएबल। आप यूक्रेन की लड़ाई में देख लीजिए, पुतिन ने बोल दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कि हम कर सकते हैं, फिर चाइना सबसे बोला कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने चाहिए। यू सी, सो इट इज नॉट डूएबल। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, देखिए ये मेरी सोच है, दो मुल्क अगर उनकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज में भी डिटरेंस है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज में भी अलग डिटरेंस है, तो वो लड़ाई कर सकते हैं। दिस इज माई थिंकिंग। अब इसके ऊपर ये एक थीसिस है जिसपे हम और आगे बात कर सकते हैं। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट पोजीशन के अंदर, जहाँ वॉरफेयर पूरी बदल गई है, जहाँ साइबर एक बहुत बड़े उससे आ गया है। इनफैक्ट आज साइबर की अहमियत ये है, जैसे लोधी साहब बोल रहे थे इसके बारे में, हाइब्रिड वॉर के बारे में। हाइब्रिड वॉर इज बेसिकली योर ग्रे जोन ऑपरेशंस, योर एक्चुअल वॉर, योर एवरीथिंग इज हाइब्रिड वॉर। इकोनॉमिक वॉर, लॉफेयर, ये सब हाइब्रिड हो गया। तो अगर आप ग्रे जोन ऑपरेशंस देखें तो साइबर की आज इतनी ज़्यादा अहमियत है कि वो पीस में भी काम आएगा, क्राइसिस में भी काम आएगा, बिफोर द वॉर भी काम आएगा, और वॉर में भी काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये सब चीज़ें बदल रही हैं, कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी का मतलब बदल रहा है। अब फिजिकल चीज़ें नहीं रह गई, अब हम जा रहे हैं डिजिटल की तरफ। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो साइन भी किया है एक एग्रीमेंट, ये पहली सरकार थी इमरान खान साहब की, कि हम और अपने ज़्यादा ई कॉमर्स करना चाहते हैं ग्वादार से। वो एक एग्रीमेंट हुआ था और मुझे मालूम नहीं है उसके बाद उसके ऊपर क्या हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे हिसाब से, उन सबको अब एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है।
फॉर द सिंपल रीजन, दो चीजें हो गई हैं। एक, चाइना का राइज हुआ है बहुत ज्यादा है, और चाइना कंपटीशन में है अमेरिका के साथ, और वही जो चाइना है वो आज हमारा नेबर है। तो कंपटीशन ये नहीं है कि कहीं वो सात समुंदर पार हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, नहीं, यहाँ हो रहा है। दैट इज वन। और दूसरा ये है कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये एक इतने बड़ी तरीके से आ गई है कि वॉरफेयर का मतलब बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जैसे अभी लोधी साहब ने ठीक बोला कि कुछ और चीजें भी, इवन इफ वी हैव द वर्ल्ड वॉर 2 की टैक्टिक्स हमारी है, ट्रिशन है, थिंग्स आर कमिंग इन। यू कैब्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रही हैं, साइबर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों मुल्कों में आ रहा है। तो इससे थोड़ा थोड़ा करके चीज बदलाव आता रहेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो डिटरेंस का मतलब दोबारा समझने की शायद कोशिश है हम सबको एक साथ बैठ के, जिसमें कि बातचीत की जरूरत है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिटरेंस, व्हाट इज योर डेफिनेशन, व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ डिटरेंस। तो शायद वो चीजें मैं समझता हूँ जरूरी है। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, एक तो प्रवीण साहब की बातों पे आप क्या कहेंगे? सेकेंडली, इकोनॉमी का बड़ा जिक्र हुआ और वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में कोई बात हो रही कि हमारे इकोनॉमिक हालात शायद ऐसे हो गए कि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में शायद कमी आ गई है। तो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? जी, पहले तो ये मेरे ख्याल बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो डिटरेंस की लिमिटेशन है उनका भी जिक्र किया। जब आप न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करते हैं तो वो उसकी ये एडवांटेज तो है कि वो बिग वॉर्स को रोक सकती है, लेकिन वो स्मॉल वॉर्स के लिए स्पेस जो है, बल्कि ऐसा ऐसा आपने देखा जैसे चाइना इंडिया का उन्होंने जिक्र किया, इंडिया पाकिस्तान ने भी वो स्पेस बनाई हुई है और उसके अंदर जो है ना वो जंगे हो सकती। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान बात करता है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस की, तो जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर हो, और नीचे कन्वेंशनल टू कन्वेंशनल डिटरेंस की भी ज़रूरत है हमें। हमारे कुछ जो आपको पता, लोग कहते हैं कि जी जब आपने एटम बम बना लिए तो फिर आपको फौजों की क्या ज़रूरत है, तो वो ये बात नहीं समझते जो अभी वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक स्पेस बनती है, क्योंकि न्यूक्लियर एक बड़ा उसकी उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात करना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और उसके नीचे बहुत सारी जगह है जहाँ पर जंगें लड़ी जा रही हैं। हमने देखा है कि अभी ये रूस और यूक्रेन में सारे इस वेस्ट के जो न्यूक्लियर पावर हैं सारी उसकी मदद कर रही हैं। रशिया न्यूक्लियर पावर है, कितना वहाँ खून बह रहा है, कितनी वहाँ जंग हो रही है, तो किसी ने न्यूक्लियर सेट जरूर दिया है रूस ने, लेकिन कोई इस्तेमाल करने का अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि इससे जो तबाही बचेगी वो बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि आपके जितने भी वॉरफेयर के स्पेक्ट्रम्स हैं, इसमें कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर है, और भी हो सकते हैं, सब कन्वेंशनल है जिनका वो जिक्र किया है थोड़ा सा उन्होंने। हर जगह आपको डिटर करना पड़ेगा, तब जाके ये फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस होगी, और वो मेरा ख्याल है कि बनाई हुई है दोनों मुल्कों ने। जो आपने एक बात की इंपॉर्टेंट के इकॉनमी और डिफेंस साहब है, इसका ताल्लुक तो है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इकॉनमी जितनी मर्जी कमज़ोर हो डिफेंस पे कोई असर नहीं होता, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो भी समझ जाएंगे, स्वामी साहब समझ जाएंगे कि देखिए फौजें जो बरसों की उनकी ट्रेनिंग होती है, डिकेड्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है, उन्होंने जो रिजर्व रखे होते हैं, रिजर्व उनके होते हैं, पीएल के रिजर्व होते हैं, एमुनिशन के रिजर्व होते हैं, राशन के रिजर्व होते हैं, वो वॉर फाइटिंग स्टेमिना के मुताबिक उन्होंने रखे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान का इरादा है कि हम 60 दिन की जंग लड़ेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, हिंदुस्तान तो 120 और 180 की भी वो रख सकता है, तो हमने उतने रिजर्व रखे होते हैं, उनको हम टर्न ओवर ज़रूर करते रहते हैं। जैसे राशन टर्न ओवर कर लिया, आपने एमुनिशन टर्न ओवर कर लिया ताकि वो एक्सपायर ना हो, पीएल वगैरह टर्न ओवर करते रहे, लेकिन ये नहीं होता कि वो रिजर्व खाली। लेकिन अगर फिर इसके अलावा जो आपके ट्रेनिंग है, जैसे मैंने कहा, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, जो आपके ऑफिसर्स ट्रेन होके सीनियर ऑफिसर बने, वो सारे एकदम इसके कमज़ोर होने से एकदम ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसका इफेक्ट एक लैग है, टाइम लैग है बिटवीन इकोनॉमी एंड योर फोर्सेस की जो पोटेंशियल है। If you are strong economy, your forces will become strong in the next 5, 10, 15 years. If you have a weak economy, your forces will definitely weaken, but after 4, 5, 10 years. तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल ये जो 1 साल की हमारी इकॉनमी या 1.5 साल की इकॉनमी की हिट है, इससे पाकिस्तानी फ़ौज की इस्तात में या उनके पोटेंशियल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा होगा, नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। और वैसे भी जो हमने फुल स्पेक्ट्रम की बात की है, वो सारे वो चीज़ें मौजूद है, तो उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर ये इकॉनमी इसी तरीके से वीक रही
फॉर years टू कम, फिर डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नई एक्विजिशन है, जैसे अभी वो बात करें, यहाँ तो दुनिया इतनी तेज जा रही है कि हर हफ्ते कोई नई चीज सामने आ जाती है। अभी जो ये वो क्या उसको जीटीवी चैट जीपीटी चैट जो है, वो उसका जो चीजें सामने आई है, जब ये एक्वायर करेगी फौज, इस चीज को समझेगी। अभी तो फौज में ये प्रॉब्लम होता है कि जल्दी समझते नहीं है टेक्नोलॉजी को। उसकी जो वजूहत है वो फिर कभी क्योंकि ये भी टेक्निकल आर्म से, मैं भी टेक्निकल आर्म से हूं, तो वो हम बात करेंगे तो दूसरे लोग माइंड कर जाएंगे। लेकिन ये है कि फौज जरा डिले करती है टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में। तो जब तक ये करेंगे तो फिर पता चलेगा ये तो सारा काम ही बदल गया है, जंगों की नौयत ही बदल गई है। तो एक तो ये कि सही कह रहे हैं कि ये आपको हर हर लेवल पे रिटर्न्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि वो जो आपने कहा इकॉनमी का इमीडिएट इफेक्ट नहीं हुआ है इंशाल्लाह, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कभी इफेक्ट होगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा प्रवीण साहब, चूंकि वक्त काफी हो गया तो मैं अब कंक्लूजन की तरफ भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने किताब लिखी द लास्ट वॉर, और उसमें आपने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के हवाले से बड़ा ब्रीफली लिखा, और मुझे भी वो किसी हवाले से वो किताब मेरे तक पहुंची। इनफैक्ट आपका भी बड़ा कलीदी किरदार था, आपने वो किताब मेरे तक पहुंचाई, मैंने वो किताब पढ़ी भी, और अब मैं वो किताब जनरल लोधी साहब को भी भेजने वाला हूँ, जनरल साहब भी उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर आपने पीएलए और पाकिस्तान के रिलेशन को भी जो है वो बड़ा डिस्कस किया। आप करंट सिनेरियो में, मतलब दोबारा मैं कहूँगा, करंट सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कि आपने उस किताब में बड़ा तफसीलन बताया, मैं व्यूअर्स के लिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को करंट सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और फिर इस रीजन के हवाले से भी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके जो रिलेशंस है पाकिस्तान के चाइना के साथ, वो अब तक और मजबूत हो जाने चाहिए थे। जब मैं मजबूत कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मिलिट्री और तैयार करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सीपीईसी का आप फायदा उठा सकते थे ज़्यादा, वो शायद नहीं उठा पाए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रॉस्पेरिटी है। तो चाइना आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज चाइना ऑल्सो नीड्स यू। अब देखिए, वो आपके साथ जैसे कि ये सबसी केबल्स लगाई हैं, उसको एक तो पीस केबल लगाई हुई है जो शायद मेरे ख्याल या गवादार से जाती है, और ये इस तरफ जाती है ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पर, और उससे आगे यूरोप जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें आई हैं आपके यहाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगे हैं, जल्दी उम्मीद है शायद 5G भी आ जाए आप लोगों के पास, एटलीस्ट मेन सेक्टर्स के अंदर। सो मैं ये कहने का मतलब ये है कि आपको शायद एक डिस्ट्रैक्शन हो गया था बीच में। देखिए, अमेरिका इज़ एन इम्पोर्टेंट कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है, बट सवाल ये है, जैसे मैं कह रहा था, कि अब सारी ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है वो हमारे रीजन में आ गई है। एंड वेन वी यूज द वर्ड जियो पॉलिटिक्स, हमें वर्ड जियोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो पहले देने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब जो भी जियो पॉलिटिक्स हो रही थी वो यूरोप में हो रही थी। तो पहली बात तो ये है, तो इसलिए आप अभी भी आप फायदा उठा सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप 2024 तक काफ़ी कुछ कर लेंगे, विच इज़ व्हाट आई हैव सेड। एंड स्पेशली आई सी कि जो हुआ था ये कश्मीर में इंडिया ने किया है, उससे आपकी और नज़दीकी बढ़ी है, उससे ऐसी नज़दीकी बढ़ी। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फौज की सीधी सी मिसाल देता हूँ। जैसे अक्टूबर 21 में एक खबर आई थी कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं, वो अब है शिंजांग मिलिट्री डिवीजन में, वहाँ पर भी है। फिर ये खबर आई थी कि जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट में भी हैं, अब वहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये खबर आई थी कि जो आपकी एम्बेसी है चाइना में, वहाँ पर इजाफा हुआ है ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ का, क्योंकि वो अब प्रोक्योरमेंट्स देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आप लोगों की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ी है, बहुत और फायदे हुए हैं, आपके ऑपरेशनल गैप्स मतलब दे हैव बीन फिल्ड अप। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल सस्टेनेंस फ्रॉम चाइना। ऑन द प्रॉस्पेरिटी साइड यू हैव द सीपैक। अब जैसे ये अभी आफ्टर जनरल मुनीर के जो दौरा हुआ, उसके बाद ये खबर आई कि साहब अब हो सकता है कि आपकी वो रेलवे लाइन बन जाए। दैट रेलवे लाइन शुड हैव बीन मेड येस्टरडे।
You see that? So what I'm saying is that you have lagged behind, and especially at a time जबकि पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया है, नॉट बदल रहा है, तो it has changed completely. Everything has changed. Have no illusions about it. सब कुछ बदल चुका है. वहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का नक्शा बदल चुका है, मिडिल ईस्ट का बदल चुका है, गल्फ कंट्रीज का बदल चुका है. तो आप लोगों को कनेक्टिविटी वहाँ प्रोवाइड करनी थी, वो आप पीछे रह गए. ये प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ. तो द सिंपल पॉइंट इज I am always convinced that Pakistan can benefit a lot. देखिए कि आपके मुशर्रफ साहब थे जो वहाँ गए थे, 2000 में बात करी चाइना के साथ कि साहब ये ग्वादार पोर्ट है, ये डीप सी पोर्ट बन सकता है. ही इज द वन हु स्टार्टेड द होल टॉक. एंड अब वहाँ पे वो पूरा, देखिए बुरा मत मानिए मैं इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट दैट पाकिस्तान प्रॉस्पर्स. वो इसलिए नहीं कि आप कोई दुश्मनी की बात है, because I see that we are two people, we are same people in two nations and we need to have friendly ties. पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा, रीजन प्रॉस्पर करेगा, हिंदुस्तान प्रॉस्पर करना चाहिए, सबको करना है. इसलिए what I'm saying is China and Russia are today, as far as geography is concerned, they should be our focus. China is right here, and as far as Russia is concerned, Russia has shifted the focus of its foreign policy from west to east. वेस्ट में वो एनर्जी अपनी बेच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अब एनर्जी ईस्ट में बेचनी शुरू कर दी. अभी रशिया को भी ये पाकिस्तान को भी कुछ दे रहे हैं, इंडिया को आ रही है, चाइना को आ रही है, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इस तरफ आ रही है पूरी की पूरी. तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है, और आपको भी देखना है, हमको भी देखना है. कुछ मजहब भी होती है, पॉलिटिक्स भी होती है, जो नहीं हो पाता है काम टाइम पे नहीं हो पाता, बट इट इज देयर शुड बी पीपल हु शुड बी थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि साहब ये हमें काम करने हैं. तो आई थिंक दिस इज वेयर वी आर. बिल्कुल ठीक. जरल साहब आप क्या कमेंट करेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि वो सही उन्होंने कवर किया कि बेसिकली प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए. फॉरेन पॉलिसी का मेन प्रॉब्लम हमारा फॉरेन पॉलिसी का प्रॉब्लम है, और फॉरेन पॉलिसी का प्रॉब्लम इसलिए है कि कुछ हमारे लीडर्स जो हैं वो इंक्लाइंड हैं, या उनकी जड़ें हैं, या उनके कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपने आप को खींच नहीं सकते वेस्ट, जो उन जड़ों को निकाल नहीं सकते, चाहे वो जिस शक्ल में भी हैं. अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे असासे हैं, हमारी ट्रेड है, बहुत कुछ ऐसा है. लेकिन जितनी बातें इन्होंने बताई हैं सब दीवार पे लिखी हुई हैं, जली कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई हैं कि भी फ्यूचर किस तरफ है, मिडिल ईस्ट किधर जा रहा है, अफ्रीका किधर जा रहा है, और कौन से पोल्स बन रहे हैं, और कौन हमें, और हम तो वी एट दी एडवांटेज, बहुत बड़ी एडवांटेज के जो नया पोल बन रहा है हम अरसा दराज से उसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, स्ट्रेटेजिकली कनेक्टेड है. तो ये वाकई ये जो डिले है सी पैक में अब मामला चल पड़ा है, वो रेलवे लाइन की बात आई, और मैं एग्री करता हूँ कि जो आर्मी चीफ की लास्ट विजिट है उससे फ़र्क पड़ा है. और ये भी मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि आर्मी चीफ की चाइना वाली लास्ट विजिट से आपके इंटरनल मसाइल भी सीधे होने जा रहे हैं, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है. देखते हैं अगले कुछ दिनों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी. तो वो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वाली अगर फ़िलासफ़ी हम पिकअप कर लें चाइना की, जो कि कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो, और जो कंपटीशन है वो टेक्नोलॉजी की कंपटीशन और इकॉनमी की कंपटीशन हो रहा है. अभी आपको पता है ब्रिक्स में मुल्कों ने, जिसमें इंडिया भी शामिल है, फैसला कर लिया है कि हम अदर देन अमेरिकन करेंसी जो है आपस में ट्रेड करेंगे. नाउ दिस इज़ अ बिग बिग न्यूज़. एक्चुअली अमेरिका की सारी जो हेजेमनी है दैट इज एंकर्ड ऑन दिस थिंग के डॉलर बीइंग द इंटरनेशनल करेंसी. द मोमेंट डॉलर लूजेज इट्स पोजीशन एज इंटरनेशनल करेंसी, तो उसकी बहुत सारी रेट जो है वो खत्म हो जाएगी. देखिए जितना मर्जी कर्जा हो उनके ऊपर, उन्होंने तो डॉलर छाप के वो कर देना है. हमारे ऊपर जब कर्जा होता है तो हमें डॉलर इधर उधर से लेने पड़ते हैं. तो जब और करेंसीज अंदर आ जाएगी, युआन आ जाएगा, अगर इंडियन रुपी आ जाती है, अपना का ब्राज़ील की आ जाती, तो फिर ये है कि करेंसी की एक बास्केट बन जाएगी. उसमें हम जैसे मुल्कों के लिए शायद आसानी पैदा हो जाएगी. तो आई एग्री विद दिस थिंग, ग्रेट अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न. और चाइना पाकिस्तान की मजबूती जो है रिलेशंस की, वो ऑटोमेटिकली इंडिया पाकिस्तान के मसाइल को भी हल करेगी. बिकॉज वो जब थोड़ी सी ये क्लियर हो जाएगी बात कि अभी हम एक दूसरे को ज़्यादा बुली नहीं कर सकते, तो फिर ये है कि मामले सीधे होने का इम्कान है. तो मैं आई होप एंड प्रे
कि whatever he is saying is also heard by our leadership, and they realize के the opportunity which is waiting, why are we wasting that time? जब दुनिया का एक डायरेक्शन बन गई है तो उस डायरेक्शन में हम क्यों नहीं जा रहे? और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो अफिलिएशन है या जो हमारी उनके साथ रिलेशनशिप है, डीप रिलेशनशिप, दैट विल culminate into some war or something. We can always avoid that. मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान भी एक इंटेलिजेंट नेशन है, हम भी इंटेलिजेंट हैं इतने कि किसी की खातिर जंग करना तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी, और हमारे अपने जो मसाइल हैं वो हमें हल करने चाहिए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए कि CPEC, ग्वादर की डेवलपमेंट, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो आपकी बाकी कोस्ट लाइन है, आप बाकी को कहें ना, आप UK को कहें, ऑस्ट्रेलिया को कहें, जापान को कहें। जापान इतनी गाड़ियां बनाकर भेजता है मिडिल ईस्ट में, उनको बोलें कि इधर आके असेंबल करें गाड़ियां और आप मिडिल ईस्ट में दें। आपके पास बाकी कोस्ट लाइन जो बहुत कुछ है, हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। तो विद ऑल दिस आई थिंक आई एग्री कि अगर हम दोनों मुल्क कोशिश करें तो ना सिर्फ ये कि हम फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं व्हाटएवर इज हैपनिंग एट द ग्लोबल लेवल, and also we can remain away as far the conflict is physical conflict is concerned. We can keep competing in technology, we can keep competing in economy, and let our people talk to each other. They can go and trade with each other, but whatever conditions we have put, either we review those conditions, या फिर वो एक ही कंडीशन तो है हमारी, एक ही कंडीशन है भारत की, उसको हम क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग एज फार एज फ्यूचर इज कंसर्न। Let us hope and pray that more people like him think in India, and more people like me also think in Pakistan, and probably we can move ahead as 1.5 billion people of this region. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रवीण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगाज़ में जो मैंने जिक्र किया था कि नॉर्मली जब हम इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं तो हम मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, बावजूद उसके कि हमारा सब्जेक्ट उस गुफ्तगू का वही होता है। तो आज की इस नशस्त में कम से कम मैं मुतमईन हूँ कि दोनों अशखास जो पाकिस्तान साइड और इंडियन साइड को देख रहे थे, दोनों ने जो बातें की हैं, अगर हमारी लीडरशिप इस पर गौर करेगी तो मुस्तकबिल करीब में हम कम से कम डायरेक्शन का तयन करने में कामयाब हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली इस रीजन की प्रॉस्पेरिटी के अंदर अपना बड़ा किरदार भी अदा करेगा। और इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं मलेरकोटला हाउस सियालकोट में मौजूद हूँ, और नवाब सलीमुल्लाह खान शेरवानी, जिनके 4 फादर्स ने रूल किया मलेरकोटला में, उन्होंने भी मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने बेहतर होने चाहिए कि मैं भारत जाकर अपने 4 फादर्स की जो स्टेट है उसको विजिट कर सकूँ। तो इस ख्वाहिश के साथ कि मुस्तकबिल करीब में दोनों ममालिक की लीडरशिप मैच्योरिटी का इजहार करेगी और अल्टीमेटली ताल्लुकात को बेहतर करेंगी, जो इस रीजन की और इस रीजन में रहने वाले लोगों की ख्वाहिश भी है और उनकी ज़रूरत भी है। मैं हैदर हयात खान आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।